हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 10 को। आज की हमारी वर्कशीट है वो काफ़ी आसान रहने वाली है। इसमें हम सिविक्स नागरिक शास्त्र का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है भारतीय संविधान, उसको हम जारी रखेंगे और आज की वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमें कितने और कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भारत को क्यों धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 10 यानी कार्यपत्रक संख्या 10 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण का ये तीसरा भाग। आज की दिनांक है 28 अक्टूबर 2020। यानी आपकी जो वर्कशीट है, पिछली जो वर्कशीट है यानी 26 और 27 को वही वर्कशीट अवेलेबल है जो हम पहले कर चुके हैं। तो ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुकी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मौलिक अधिकार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भारत में सभी नागरिकों को एक समान मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब ये मौलिक अधिकार क्या है कि हमारे संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए? ताकि राज्य में सत्ता का दुरुपयोग ना हो, यानी कि वो अपनी मनमर्जी ना चला पाए। तो हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनको सरकार भी नहीं छीन सकती और जो सबको एक बराबर प्राप्त है। यानी कि चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको एक समान हमें अधिकार मिले हुए। इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ओके, अब क्यों दिए गए ये मौलिक अधिकार? समानता के लिए, शोषण से बचने के लिए और सरकार के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। ये अधिकार हमसे नहीं छीने जा सकते। अब जो ये संविधान है, संविधान क्या है? संविधान उन सभी नियम, कायदे, कानून का एक ग्रंथ कह सकते हैं जिससे देश को चलाया जाता है, जिनका पालन करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण, जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है, यानी कि हमारा भी रक्षक है। हमें जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में सरकार नहीं छीन सकती। तो इसके साथ साथ ये तो हमारे हो गए मौलिक अधिकार। इसके साथ साथ एक खंड है 51 क, उसमें नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। यानी वो अधिकार तो नहीं है हमारे, लेकिन उसमें बताया गया कि सरकार को क्या करना चाहिए, यानी सलाह दी गई है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है कि सरकार कैसे कार्य करे, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है जब हमारे अधिकार अगर सरकार या कोई व्यक्ति छीनने का कोशिश करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में, अदालत की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये मौलिक अधिकार हमें जो प्राप्त है वो कितनी है और कौन से प्राप्त है। हमें मुख्य तौर पर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 6 मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में 100% रहने वाला है। तो हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? हमें कुल 6 मौलिक अधिकार है वो प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार। इसके अनुसार कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो पीएम का वोट और पीएन का वोट एक माना जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है तो उनके वोट है वो 10,000 माने जाएंगे, हम आम नागरिक है तो हमारा वोट एक गिना जाएगा। तो यहाँ पर समानता का अर्थ है कि कानून के अनुसार सभी एक समान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। आपने देखा होगा कि जब कोई भ्रष्टाचार करता है या सजा होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसका ओहदा क्या था, वो सभी एक बराबर होते हैं। तो ये समानता का अधिकार हमें प्राप्त है, यानी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार हमें प्राप्त है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपनी विचार रख सकते हैं। आपने देखा होगा केवल लोकतंत्र में ऐसा होता है, हमारे देश में ऐसा होता है कि हम सरकार की आलोचना करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आलोचना करते हैं। हमें अधिकार प्राप्त है, हम गरिमापूर्ण शब्दों में उसके व्यक्तिगत जीवन की तो नहीं, लेकिन उसके सार्वजनिक जीवन के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं। ऐसा तानाशाही में नहीं होता, ऐसा राजतंत्र में नहीं होता था। क्या होता था पहले? तानाशाही राजतंत्र जब होता था तो वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ पर वो व्यक्ति है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होते कि वो राजा के खिलाफ कुछ बोल पाए, लेकिन हम बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। हम अपना कोई दल बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक दल आपका इंटरेस्ट हो तो वो बना सकते हैं, हम यूनियन बना सकते हैं। ये
भी अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके साथ साथ हम देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं या कोई भी व्यवसाय या पेशा अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी धंधा, तो वो हम अपना सकते हैं, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो ये दूसरा अधिकार है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कहीं पर भी आने जाने के लिए हमारे देश के अंदर। उसके बाद तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कि हमें किसी प्रकार का हमारा शोषण नहीं किया जा सकता। जैसे बेगार क्या होता है? बिना पैसे के काम करवाना, वो नहीं करवाया जा सकता। या मानव व्यापार नहीं किया जा सकता, जो पहले दास व्यापार था उसके ऊपर रोक है। या 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ताकि किसी व्यक्ति का गलत तरीके से शोषण ना किया जा सके, या कुछ व्यक्ति या जिनके पास अधिक पैसा है तो वो नीचे वालों को ना दबा पाएँ। तो इसके लिए हमें अधिकार दिया गया। अगर ऐसा फिर भी होता है तो हम इस अधिकार की मांग करते हुए अदालत में जा सकते हैं। चौथा जो अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंदर भी लिखा गया है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसलिए इसको अलग से अधिकार भी दिया गया है। क्योंकि भारत में एक रंगीन देश कह सकते हैं, जहाँ पर अनेकों धर्म हैं, उनका पालन किया जाता है, तो इसलिए इसको अलग से भी मेंशन किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो इस अधिकार के तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने या फिर किसी भी धर्म को न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। यानी जरूरी नहीं कि वो किस धर्म को अपनाएगा, सरकार का कोई लेना देना नहीं। किसी को अगर नहीं भी अपना रहा है तो भी सरकार का कोई लेना देना नहीं। यानी भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया। धार्मिक आधार पर पक्षपात नहीं किया जा सकता, तो इसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा चौथा अधिकार है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी ये संस्कृति, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को हम बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो इसके तहत चाहे वो कोई भी धार्मिक समूह हो, चाहे वो कोई भी भाषाई समूह हो, यानी कि जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, तो वो अपनी संस्कृति या उसके विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती, बल्कि अगर उन्हें समस्या आती है तो सरकार उनका साथ देगी। तो ये पांचवा अधिकार है। छठा अधिकार है जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसको हम संविधान की एक तरीके से आत्मा कह सकते हैं। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों के अगर उन 500 जो अधिकार है उनका हनन किया जाता है, यानी कि उनका अगर सरकार या कोई व्यक्ति उन अधिकारों को छीनता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारा शोषण होता है, हमारी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है या धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, तो हम अदालत में जा सकते हैं। और ये अदालत में जाने का अधिकार है वो छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए इस जो अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि बाकी अधिकार तो हमें दिए गए, लेकिन वो अधिकारों की जो गारंटी देता है वो हमें छठा अधिकार देता है। तो ये थी मौलिक अधिकार कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है और हमें क्या क्या इनके अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। अब हमने पहले पढ़ा था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा होता है? धर्मनिरपेक्ष देश वो देश होता है जिसमें सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने या न अपनाने की छूट होती है। यानी कि किसी भी राज्य का, देश का कोई एक धर्म नहीं होता, राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्म समान होते हैं। किसी भी आधार पर, विशेष तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष देश बोलते हैं। तो हमारे देश का भी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और सभी धर्म एक समान है, इसलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ पे पहली एक्टिविटी दी गई है कि इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखने हैं। तो आप आसानी से, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आपको लिखना। पहला है मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना। तो ये कौन से अधिकार में आएगा? समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है? तो ये समानता का अधिकार है। पहला जो अधिकार है समानता, हम किसी के साथ भी एक बराबर हैं,
उनके साथ पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं। दूसरा, मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है, तो ये दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा, मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, मुझसे कोई मजदूरी नहीं करवा सकता, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके विकास का अधिकार है, ये 5वां अधिकार दिया गया है, जो अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यानी कि ये जो 5 अधिकार हमने ऊपर पढ़े हैं सीरियल वाइज, वो 5 अधिकार सीरियल वाइज ही यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं, तो आसानी से आप लिख पाओगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आज के एक्सरसाइज में। पहला जो हमारा क्वेश्चन है बेहद आसान है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया कि भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये इस चैप्टर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है। हमें संविधान के द्वारा मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार दिए गए: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से छठा जो अधिकार है उसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत में सभी नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने अथवा किसी भी धर्म को ना अपनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है, इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? कई कारणों से आवश्यक है, जैसे समानता के लिए, शोषण से बचने के लिए और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। यानी कि जब मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो समानता निश्चित होती है, शोषण के से भी हम बच सकते हैं, यानी कि शोषण के विरुद्ध भी आवाज़ उठा पाते हैं इन्हीं के कारण, और सरकार भी अपनी शक्तियों को गलत उपयोग नहीं कर पाती। इसके लिए ये मौलिक अधिकार हमारे लिए आवश्यक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।